जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द गुरु पर। मैं हूं आपका अपना अनमोल कुमार। भाइयों और बहनों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। ये फिजिक्स क्लास 10th से रिलेटेड होने वाली है। कौन सी क्लास? क्लास 10th से रिलेटेड होने वाली है। और आज फिजिक्स में पीछे के क्लासेस में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले चुके थे कि प्रकाश होता क्या है और प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक्स को। तो आप लोग ध्यान से पूरे क्लास को देखिए और समझिए। यदि समझ में क्लासेस नहीं आती है तो आप पीछे कर के वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण। क्या पढ़ने वाले हैं? किरण, जिसे इंग्लिश में रे बोलते हैं। आखिर किरण होता क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है, प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है और जिस दिशा में प्रकाश चलती है, तो प्रकाश जिस दिशा में जिस रास्ते पर चल रही है उसे ही हम किरण कहते हैं। जैसा कि नीचे आपको दिख रहा होगा, चित्र में दिख रहा है, प्रकाश के गमन मतलब प्रकाश के चलने वाले रास्ते की दिशा को ही हम किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने वाले रास्ते की, पथ की दिशा को ही हम किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब पढ़ने वाले हम लोग प्रकाश पुंज। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का दूसरा नाम किरण पुंज भी होता है। अलग अलग पब्लिकेशन का किताब यदि आप पढ़िएगा तो कहीं कहीं प्रकाश पुंज रहेगा, कहीं कहीं किरण पुंज रहेगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों एक ही है। तो अब समझते हैं कि आखिर प्रकाश पुंज होता क्या है। तो प्रकाश पुंज जो है वो किरणों का समूह है। प्रकाश पुंज क्या है? किरणों का समूह है। तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारी किरणें यदि एक साथ आ रही है तो हम उसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश पुंज जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपके सामने दिख रहा होगा समानांतर किरण पुंज। प्रकाश पुंज का पहला प्रकार समानांतर किरण पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज। समझ रहे? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारी किरणें आ रही है और सारी किरणें एक दूसरे के आमने सामने है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा। देख रहे हैं चित्र आप? देखिए, इसमें सारी किरणें जो है एक दूसरे के आमने सामने है। तो प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। पहला प्रकार समानांतर प्रकाश पुंज या समानांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। मतलब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के आमने सामने रहेगा बाबू। तो प्रकाश पुंज के सभी किरणें यदि आमने सामने जा रही है तो हम कहेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज है। समझ रहे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा अभिसारी किरण पुंज। क्या दिख रहा है आपको? अभिसारी किरण पुंज दिख रहा है सबको? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अलग अलग दिशाओं से आकर, अलग अलग जगहों से आकर
अलग अलग जगहों से आकर यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही है, कहां मिल रही है, दिख रहा होगा आपको, एक बिंदु पर दिख रहा है। यदि प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिल रही है तो हम ऐसे किरणों के समूह को, ऐसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज को संसृप्त या संसृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं। मतलब सभी किरणें आकर एक जगह मिल रहा है बाबू, तो समझ जाइए कि संसृत हो रहा है। तो अभिसारी किरण पुंज को हम संसृप्त किरण पुंज भी कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा अपसारी प्रकाश पुंज या अपसारी किरण पुंज, दिख रहा है आपको वीडियो में, दिख रहा होगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा नंबर अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। मतलब एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की किरणें यदि चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में यदि प्रकाश की किरणें चली जाती है तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे या अपसृत प्रकाश पुंज। अपसारी किरण पुंज को हम लोग अपसृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो अलग अलग दिशाओं से दिख रहा है, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, दिख रहा है, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। तो एक बिंदु से निकलकर यदि प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, कहां से, एक बिंदु से निकलकर यदि प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में निकल जाती है तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। समझ रहे? चलिए आगे अब समझते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। किसे समझेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ को। दिख रहा है आपको, टॉपिक दिख रहा होगा आप सभी को, समझ रहे? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। आत्मदीप्त, किसी किसी किताब में आपको आत्मदीप्त को दीप्त पदार्थ भी कहा जाएगा। समझ रहे? तो दीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो उस पदार्थ को आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं या दीप्त पदार्थ कहते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है। मतलब यदि किसी चीज से खुद से प्रकाश निकल रहा हो, किसी पदार्थ से खुद से प्रकाश निकल रहा हो, तो ऐसे पदार्थ को हम आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे सूर्य आपके सामने है, दिख रहा है एग्जाम्पल में सूर्य। तो सूर्य क्या है, अपना प्रकाश खुद फैलाता है, इसके पास खुद का प्रकाश है। तो वैसे पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश हो वो दीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य हो गए, तारे, ये सभी के पास खुद का प्रकाश है। दीपक, ये सब खुद अपना प्रकाश निकालता है। समझ रहे? जैसे आपके सामने दो उदाहरण रख दिया जाए, बल्ब, तो ये दीप्त होगा या अदीप्त होगा, ये जलने वाला होगा कि न जलने वाला होगा, तो डिपेंड करता है कि बल्ब किस रूप में है। यदि बल्ब जलता हुआ है तो आत्मदीप्त होगा या दीप्त होगा, और यदि जलता हुआ बल्ब नहीं है, बुझा हुआ बल्ब है, तो ये अदीप्त कहलाएगा। समझ रहे? जैसा कि नीचे उदाहरण में दिया गया होगा, अभी हम समझाए नहीं अदीप्त, समझिए पहले अदीप्त आखिर होता क्या है। कौन सा पदार्थ, अदीप्त पदार्थ। तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, मतलब वे पदार्थ जो खुद का प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर सकते, नहीं फैला सकते अपना प्रकाश,
या जिस पदार्थ के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है वैसे पदार्थ को हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। मतलब यदि प्रकाश है तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन खुद का प्रकाश उसके पास नहीं है, तो ऐसे पदार्थ को हम अदीप्त पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ कहेंगे। समझ रहे? वैसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो वैसे पदार्थ को हम अदीप्त पदार्थ कहेंगे। समझ रहे? नीचे उदाहरण में दिख रहा होगा, अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। मतलब अदीप्त पदार्थ जो है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश यदि है तो दिखेगा। और उसमें और एक गुण है कि उस पर यदि प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है, और प्रकाश परावर्तित होता है तभी तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि परावर्तन की घटनाएं प्रकाश नहीं करवाता तो हम लोग वस्तुओं को देख नहीं पाते आसानी से। आ रहा है समझ में? यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है तभी हम किसी भी वस्तु को आसानी से साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है? और यदि आपको अच्छे से समझना है कि आखिर हम किसी वस्तु को कैसे प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं, कैसे प्रकाश की उपस्थिति हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, प्रकाश यदि है तो कैसे हमको कोई वस्तु दिख रहा है, यदि ये चीज जानना है तो एक और वीडियो इस पर बनाया गया है। समझ गए? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या थोड़ा सा प्लेलिस्ट में आप लोग खोज के देख सकते हैं कि कैसे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। समझ रहे? चलिए, जैसे उदाहरण में दिख रहा होगा पत्थर, टेबुल, कुर्सी इत्यादि। क्या टेबुल, कुर्सी, पत्थर अपने से लाइट निकालता है? सॉरी, थोड़ा सा कनेक्शन कट हो गया था, ध्यान से समझते रहिए अब आप। तो क्या पत्थर, कुर्सी, टेबल जो है उसके पास खुद का प्रकाश होता है? क्या कुर्सी लाइट करता है, टेबल लाइट करता है, पत्थर लाइट करता है? नहीं करता है। मतलब ये लाइट नहीं कर रहा, इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये जो पदार्थ है वो अदीप्त पदार्थ है, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा, अदीप्त पदार्थ कहलाएगा। समझ रहे? चलिए आगे अब बढ़ते हैं। नीचे एक नोट में दिया गया है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। हम लोग कहते हैं ना कि चांदनी रोशनी में हमें चीजें दिखाई पड़ती है, ऐसा होता है ना। हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बोलते हैं अंधरिया इंजोरिया। अंधरिया रहता है तो चंद्रमा का प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इंजोरिया रात रहता है तो हमको चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा से तो लाइट निकलवे करता है, तो चंद्रमा भी दीप्त पदार्थ है। लेकिन नहीं, चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। मतलब चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर पड़ रहा है ने, उसी को परावर्तित करके हमको दे देता है। आ रहा है समझ में? चंद्रमा कैसा पदार्थ है? अदीप्त पदार्थ है, उससे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन उस पर जो प्रकाश सूर्य का पड़ता है उसी को परावर्तित करता है। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्योंकि चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर पड़ता है उसी को परावर्तित करके हमें दिखा देता है कि हमारे पास प्रकाश है। समझ रहे? समझ रहे? मतलब सूर्य का प्रकाश से हमको वो लाइट देता है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा अगला टॉपिक आपको, प्रकाशीय माध्यम दिख रहा है। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम को अब हम लोग समझते हैं। तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है।
समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो समझिए। जैसे किसी बल्ब से लाइट निकल रहा है, घर में आपका बल्ब लगा हुआ होगा ना बिजली वाला, तो उससे लाइट निकलता है और उससे लाइट निकल के हमारी आंख तक पहुंचता है। तो जलता हुआ बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है हमारी आंख तक पहुंच रहा है, तो इसके बीच में एक रास्ता बन जा रहा है और इसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। कि मतलब प्रकाश जिस रास्ते से आ रही है वो भी एक तरह का माध्यम है बाबू। जलता हुआ बल्ब से लेकर हमारी आंख तक प्रकाश पहुंचा तो बीच में एक जगह बना, एक स्पेस बना, उसी स्पेस को हम लोग प्रकाश का माध्यम कहेंगे, प्रकाशीय क्षेत्र कहेंगे। समझ रहे? जलता हुआ बल्ब से लेकर हमारी आंख तक प्रकाश पहुंची तो उसके बीच में जो रास्ता पड़ा वो एक माध्यम था, उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। आ रहा है समझ में? उदाहरण स्वरूप हवा भी एक तरह का माध्यम है, पानी भी एक तरह का माध्यम है, कांच भी माध्यम है, ताप भी माध्यम है। आ रहा है समझ में? मतलब प्रकाश कभी हवा में रहता है, हवा से पानी में चल जाता है, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में चल गया। आ रहा है समझ में? कभी प्रकाश हवा में रहेगा, कभी वो किसी कांच में प्रवेश कर जाता है, तो हवा जो है वो अलग माध्यम हो गया, कांच अलग माध्यम हो गया, जल अलग माध्यम हो गया। समझ रहे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नेचर की बात करें तो प्रकाशीय माध्यम का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसके आधार पर ये जो प्रकाशीय माध्यम है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला माध्यम हो गया समांगी माध्यम और दूसरा हो गया विसमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। समझ रहे? सबसे पहले अब समझते हैं कि आखिर समांगी माध्यम होता क्या है। तो समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। मतलब वैसा माध्यम जिसमें गुण बनावट सब एक के जैसन रहे, कोई अदलाव बदलाव उसमें नहीं रहे, मतलब एक के तरह के माहौल रहे उसमें, तो वैसे माहौल को, वैसे माध्यम को हम समांगी माध्यम कहेंगे। और वैसा माध्यम जिसमें अलग अलग गुण पाया जाता हो, जैसे कहीं अच्छा माहौल है, कहीं खराब माहौल है। समझ रहे? तो ये जो अलग अलग डिफरेंस माहौल है इसको हम लोग विसमांगी कहेंगे, और एक जैसन यदि रहे तो समांगी कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करें, पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो दो पदार्थ होता है वो अच्छे से मिल जाता है। विसमांगी में क्या होता है? अच्छे से नहीं मिलता है। 9th में पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में आप लोग मिश्रण, उसमें मिश्रण दो तरह के हम लोग पढ़े थे, क्या? समांगी और विसमांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल में लीजिए, यदि चीनी लें और पानी लें, दोनों को यदि मिला दें तो अच्छे से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। तो पता चलेगा कि चीनी कहां गया, पानी कहां गया। दोनों एक हो जाता है तो पता नहीं चल रहा है, मतलब उन दोनों का गुण लगभग एक दूसरे के परस्पर मिल रहा था, तो एक तरह का माहौल बन गया। और यही दूसरा एग्जांपल यदि बालू और पानी का लीजिए, क्या बालू और पानी अच्छे से मिल सकता है? नहीं। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब जो भी गुण और बनावट एक जैसन लगे समझ जाएंगे समांगी, और अलग अलग गुण और बनावट लगे तो समझ जाएंगे विसमांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए विसमांगी के लिए उदाहरण दिया गया है गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण। ऐसा आप देखे होंगे, कभी गर्म हवा कभी ठंडा हवा एक ही माहौल में लगता है, तो ऐसे को हम लोग विसमांगी कह देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा पारदर्शी पदार्थ। पदार्थ के गुण के आधार पर हम लोग मुख्यतः तीन रूपों में बांटते हैं। क्या क्या हो गया? पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया और पारभासी हो गया। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। समझ रहे? तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन या आर पार निकल जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है।
जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। वैसा पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाता है जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह से आर पार निकल जाए। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी लीजिए और ऊपर से आप लाइट जलाइए, क्या बाल्टी का सतह आपको दिख जाता है? जी बिल्कुल दिख जाता है। आपका लाइट हवा में है और उसका सतह पानी के चिड़ले फिड़ले एकदम लाइट चल गया नीचे सतह तक। समझ रहे हैं? इसका मतलब हवा से लेकर सीधे आर पार प्रकाश होते हुए सतह को दिखा दिया बाल्टी का, मतलब प्रकाश आर पार कर रहा है। दूसरा कांच, क्या कांच से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है भैया। शीशा रहता है उससे आर पार हो जाता है, प्रकाश आर पार शीशा से हो जाता है, मतलब शीशा भी पारदर्शी पदार्थ है। समझ रहे हैं? उसके बाद हवा, क्या हवा में आर पार हो जाता है प्रकाश? बिल्कुल आसानी से हो जाता है आर पार, मतलब पारदर्शी पदार्थ है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए बाबू, समझ जाइए पारदर्शी पदार्थ है। नीचे देखिएगा अपारदर्शी पदार्थ, नीचे क्या आपको दिख रहा है? अपारदर्शी पदार्थ। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे पत्थर, ईंट। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार न होवे, समझ लो अपारदर्शी। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होवे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर, क्या पत्थर पर लाइट जलाओगे आर पार हो जाएगा? नहीं होगा। ईंट पर जलाओगे आर पार हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब ये अपारदर्शी पदार्थ हैं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं पारभासी पदार्थ की ओर। आगे पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं हो, थोड़ा सा पार हो, थोड़ा सा इन ही रह जाए। समझ रहे? जैसे कांच है आपके पास, उसको रगड़ दीजिए तो घिसा हुआ कांच हो जाएगा, और उस पर यदि लाइट आप जलाइएगा तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। और यदि आपके पास कोई कागज है और उस पर तेल लगा हुआ है तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। हाँ होगा, लेकिन कुछ मात्रा में होगा, कुछ आर पार होगा, पूरी तरह से आर पार नहीं होगा। तेल लगा हुआ कागज में, घिसा हुआ कांच में। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ हिस्से, कुछ अंश पार हो जाती है और कुछ पार नहीं हो पाती है, वैसा पदार्थ पारभासी पदार्थ। आगे समझते हैं छाया। आगे समझते हैं छाया आखिर होता क्या है। तो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। शैडो। छाया किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कहीं से प्रकाश निकल रहा है, उसके सामने कुछ ऐसा वस्तु रख दीजिए जो अपारदर्शी है। अपारदर्शी के बारे में पीछे समझ चुके हैं, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जेकरा से होकर प्रकाश आर पार नहीं होवे बाबू, वोसन का यदि हम वस्तु, पदार्थ, प्रकाश वाली चीज के सामने रख देंगे तो क्या आर पार नहीं होगा? तो क्या बनेगा? काला काला छाया। उसी को हम लोग छाया कहते हैं। आ रहा है समझ में? कहीं से प्रकाश आ रहा है, कहीं से प्रकाश आ रहा है, और उसके सामने हम ऐसा वस्तु रख दिए जकरा से होकर प्रकाश आर पार होबे नहीं करे। समझ रहे हैं? तो वैसे स्थिति में वस्तु के बगल में काला छाया बन जाता है, उसे ही हम छाया कहते हैं। काला काला जो जगह बन जाता है उसे ही हम वस्तु की छाया कहते हैं। यहां तक आया आपको समझ में? चलिए, आप लोग को यदि समझ में आता है तो
कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू, ताकि हमको भी मन लगता रहे ये काम करने में, समझ रहे। और कुछ नहीं, यदि आपको अच्छा लगता है तो ये सब्सक्रिप्शन मांगते हैं कि बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और एगो कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ भैया अच्छा लगा, समझ में आया। समझ रहे, इससे बहुत मजा आता है यार वीडियो बनाने में, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन ये वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन नहीं समझेंगे, क्या कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी ज्यादा उबाऊ टाइप के लगेगा। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझने वाले हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक बार हम पूरे क्लास को देख लेते हैं, एक बार रिवीजन के लिए, समझ गए। और यदि कुछ छूट उठ गया है तो हम लोग देख लेंगे कि आखिर छूटा उठा क्या है। सबसे पहले किरण है। किरण आखिर होता क्या है? तो किरण जिस रास्ता से प्रकाश चलेगा ना बाबू, वो रास्ता के दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। मतलब परिभाषा यदि समझे तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। जिस रास्ते पर प्रकाश चलेगा उसके दिशा को बताने वाले को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने तरह के? 3 तरह के। प्रकाश पुंज कितने तरह के? 3 तरह के। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के आमने सामने हो, समानांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, यदि प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग भागों से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल जा रही है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे या संतृप्त किरण पुंज। तीसरा अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें एक बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में निकल जाती है। देखिए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं या अपसृत किरण पुंज। ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ, जो प्रकाश नहीं निकालेगा, जो पदार्थ प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता, उसको आत्मदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, या आत्मदीप्त को कहीं कहीं दीप्त पदार्थ भी कहते हैं। तो जैसे कोई पदार्थ यदि प्रकाश निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो उसको आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ कहेंगे। और आगे अदीप्त पदार्थ, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलेगा, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, लेकिन प्रकाश यदि है तो दिखेगा, प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, इस सब से प्रकाश नहीं निकलता है तो ये अदीप्त पदार्थ हो गए। आगे अब चंद्रमा के बारे में दिया गया है कि चंद्रमा कैसा पदार्थ है। तो चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि सूर्य का प्रकाश जो उस पर पड़ता है उसी को परावर्तित करके हमको रोशनी देता है। ठीक है। प्रकाशीय माध्यम, किसी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, हमारी आंख तक पहुंच रहा है, तो उसके बीच में जो माध्यम बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है, उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 तरह के, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। यदि गुण और बनावट एक जैसन है तो समांगी माध्यम, और गुण और बनावट एक जैसन नहीं है तो विसमांगी माध्यम। आगे आपको दिख रहा होगा पारदर्शी पदार्थ। पदार्थ के गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो, अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, जिससे होकर प्रकाश की कुछ अंश आर पार हो जाए, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। आगे छाया है। यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है और उसके सामने हम कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिए तो एक थोड़ा सा क्षेत्र बन जाता है जो काला टाइप के हमको दिखता है, उसी को हम लोग छाया कह देते हैं। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो पीछे कर करके वीडियो देखते रहिए, हम लगातार कितना बोलते रहेंगे, समझ रहे? चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा लगा तो एगो खाली सब्सक्राइब कर दिए, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, कुछ खराब लगा तो भी कमेंट करके बताइए, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, ताकि आगे के वीडियोस में, आगे के क्लास में हम सुधार कर सकें और आपको अच्छी चीजें हम देते रहें। ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।